हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है हमारे एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और इसी प्रोसेस में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड चल रही थी कि सर हमारे एमसीक्यूज कम पढ़ रहे हैं, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में गलतियां ज्यादा हो रही हैं, हम ट्रू फॉल्स को ठीक से जज नहीं कर पा रहे हैं और वन वर्ड में हम एक वर्ड में आंसर लिखें, एक लाइन में आंसर लिखें। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें दीजिए। तो उन्हीं क्यूरीज को हम सॉल्व करते हुए ये एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इसके लिए हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो लगभग पूरा सिलेबस ही तो आ रहा है। बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर है। इन 13 चैप्टर में से 11 चैप्टर्स हमारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं और इन 11 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहले अपन एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद अपन फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स भी देखेंगे और एट लास्ट वन वर्ड आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है बेटा जी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको हम आज कवर करने वाले हैं और चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे करते करते हम इकोसिस्टम तक जाएंगे और हर एक सवाल को फिगर आउट करेंगे। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ वो एज इट इज आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल से, इंपॉर्टेंट सवाल से मतलब क्या है कि ऐसे सवाल कभी ना कभी आए हैं या आने के चांसेस हैं, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आएंगे। ये बात अपने दिमाग में बना के रखना कि वो जमाना चला गया जब एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाया करते थे। अब मिलते जुलते क्वेश्चन का जमाना है कि नहीं? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला चैप्टर, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना बेटा जी? और उसमें भी हम पहली बात क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सवाल है, एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना होता है। और ये सारी बातें तो आप जानते ही हो, है ना? तो चलो बेटा जी, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एमसीक्यूज। तो देखो पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है? एपोमिक्सिस इन प्लांट मींस द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। अब इसके 4 ऑप्शन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। तो सही आंसर क्या चला जाएगा बेटा जी हमारा? ऑप्शन बी, विच इज फ्यूजन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एपोमिक्सिस में फ्यूजन नहीं होता गैमीट्स में और डायरेक्टली फ्रूट बन जाता है। बेसिकली ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। अब एक बात याद रखना कि बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इस सवाल में। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी पीछे वाली स्लाइड देखी थी उसमें लिखे थे 200 सवाल। अब 200 सवाल को कवर करना है तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते, हम लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। पर अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो आप या तो अपनी बुक खोल लो, उसमें से उस चीज को मैच आउट कर लो, और उससे बेटर ये रहेगा आप अरिविहान ऐप पर जो डाउट सॉल्वर का फीचर है उसको यूज करो और डिटेल में उस जवाब को जानो। ठीक है बेटा जी, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है बेटा? Which of the following is formed as a result of डबल फर्टिलाइजेशन? एक बात यहाँ पे समझ लेना, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दो। अब देखो, एंडोस्पर्म, मेगास्पोर, सीड और फ्रूट। सीड पे कई बच्चे जा सकते हैं पर यहाँ पे जाना नहीं है। सही आंसर होगा एंडोस्पर्म। रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि सीड क्या है? अंदर एम्ब्रियो भी है, अंदर एंडोस्पर्म भी है, पर एक लास्ट प्रोडक्ट हम इसको एंडोस्पर्म को मानते हैं। उसका रीजन ये है कि ट्रिपल फ्यूजन की कंप्लीशन होने के बाद डबल फर्टिलाइजेशन माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियो सैक इज अ प्रोसेस ऑफ, कौन सी हो सकती है? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी या फिर पार्थिनोजेनेसिस। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ट्रिपल फ्यूजन होता तो वो ज्यादा बेटर आंसर होता, पर वो नहीं है, तो हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्योंकि कई बार सिनगेमी को फर्टिलाइजेशन से जोड़ लेते हैं और ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन मान के भी आंसर किया जा सकता है। तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा बेटा जी? हम भी डबल फर्टिलाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टेपटम इज अ पार्ट ऑफ, टेपटम क्या है? इसको हम पोलिंग ग्रेन की मदर बोलते हैं, माँ होती है ये। क्या करती है? हमारे पोलिंग ग्रेन्स को नरिशमेंट देती है। कहाँ प्रेजेंट होगी? मतलब एंथर वॉल में मिलेगी। मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल था ये तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वाटर इज नॉट, यहाँ पे ध्यान देना, नॉट नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो कौन से प्लांट में वाटर नेसेसरी नहीं है? वेलिस्नेरिया एक आपका एक्वाटिक प्लांट है, फिनेरिया भी और फन भी। अब फिनेरिया फन को मैं एक्वाटिक प्लांट ज्यादा बोल नहीं सकता, पर एक तरीके से मान लो। क्यों? क्योंकि रहते वो लैंड पे है, पर डिपेंडेंट अपने पॉलिनेशन के लिए किस पे है? पानी पे। वहीं पे पाइसन सटाइवम, जिसका इसका साइंटिफिक नेम है पीका, जिसको किसने यूज किया था? मेंडलसन ने यूज किया था। अब इस प्लांट को कभी भी पानी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये सही आंसर क्या चलेगा? पाइसम सटाइवम विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब जीने के लिए नहीं, पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं। ठीक है,
आगे देखो, द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, पोलन ग्रेन में दो लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिन की। और इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा बेटा जी? ऑप्शन डी, स्पोरोपोलिन। और कुछ खास बातें अगर जानना चाहो स्पोरोपोलिन के बारे में, तो ये बहुत हार्डेस्ट लेयर होती है, ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना अभी तक जो इसको डिग्रेड कर सके, है ना। आगे देखो, द एंडोस्पर्म इज जनरली हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड। जो एंडोस्पर्म है ये हमारे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। किस किस मिक्सचर से बनता है? सेकंड मेल गैमेट से और पोलर न्यूक्लियाई की वजह से बनता है। पोलर न्यूक्लियाई की कंडीशन क्या है? 2n, और हमारे मेल गैमेट की कंडीशन क्या है? n। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 3n कंडीशन बनाएंगे, और 3n कंडीशन का मतलब क्या है? ट्रिप्लॉइड कंडीशन। मतलब सही आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन सी, ट्रिप्लॉइड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज। तो एम्ब्रियो की इनएक्टिव स्टेट को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हमसे पूछना चाहता है सीड के बारे में कि सीड जब इनएक्टिव हो वो कंडीशन क्या है? उस कंडीशन को बोलते हैं डोरमेंसी। और ये डोरमेंसी कई सारे सीड्स में बहुत ज्यादा टाइम तक रह सकती है, जैसे कि फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, जो कि बहुत सारे डेट फॉर्म का एक सीड मिला था जो किंग हेरल्ड के पैलेस के पास मिला था, 2000 साल बाद भी अभी भी वायबल है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो सीड्स हैं या एम्ब्रियो है उनकी जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेट वाली, है ना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। कौन देता है पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन? उसकी माँ कौन थी? टेपिटम। मतलब करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन सी, टेपिटम, जो एंथर वॉल में सबसे अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल क्या है? persistent न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस पे आता है? ब्लैक पेपर पे। इसका किसमें देखने को मिलता है? ब्लैक पेपर में। बेसिकली कई सारे में देखने को मिलता है, पर हमारे सिलेबस में जिसका नाम है वो है ब्लैक पेपर, और इसको हम बोलते क्या है? पेरिस्पर्म बोलते हैं। वैसे तो न्यूक्लियस क्या है? इससे हमारी पूरी की पूरी ओव्यूल बनते हैं, कह सकते हैं एम्ब्रियो सेक बनता है, पर कई बार इसकी कुछ सेल्स छूट जाती हैं और वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? प्रोमिनेंटली ब्लैक पेपर में देखने को मिलती है। अगर आप उसको तोड़ते हो तो उसके अंदर जो व्हाइट कलर का पाउडरी फॉर्म होता है वो न्यूक्लियस ही होता है, और उसको बचे हुए फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, there are 28 pollen mother cells in a pollen sac, then how many pollen tetrad would be formed from the these। तो अब ये सवाल जो है, इस सवाल को अगर देखोगे तो यहाँ पे बोला है 28 पॉलन मदर सेल है, यानी पीएमसी। इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। तो उससे कितने पॉलन टेट्राड बनेंगे? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पॉलन ग्रेन्स नहीं पूछ रहा, वो पॉलन टेट्राड पूछ रहा है। मतलब कि अगर एक पॉलन मदर सेल है तो उससे हमेशा एक ही तो टेट्राड बनेगा जिसके अंदर 4 पॉलन ग्रेन होंगे, है ना। मतलब एक से एक बन रहा है तो 28 से कितने बनेंगे? 28 बनेंगे। अगर इसने मुझे पूछ लिया होता कि कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो मैं 28 को मल्टीप्लाई कर देता 4 से, तो मेरा सही आंसर आता। पर कंफ्यूज नहीं होना है, उसने मुझसे क्या पूछा है कि पॉलन टेट्राड कितने बनेंगे, मतलब 4 का ग्रुप कितने का बनेगा। तो इसलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 28 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते बेटा, अगला सवाल देखते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज। अब एप्पल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉल्स फ्रूट का। किसका? फॉल्स फ्रूट का। और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? जिसमें ओवरी के अलावा कोई पार्ट अगर फ्रूट बनाने में हेल्प करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अब एप्पल में कौन हेल्प करता है? थैलेमस करता है। मतलब कि थैलेमस क्या है? यहाँ पे ईटेबल है, यानी एडिबल है। तो यहाँ पे एडिबल क्या कौन सा पार्ट है? थैलेमस, मतलब कि फ्लैशी थैलेमस, जो हमें फ्रूट में देखने को मिल रहा है, जो कि देखने को नहीं मिलना चाहिए था और मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फॉल्स फ्रूट बोल रहे हैं। मतलब करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, फ्लैशी थैलेमस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? चलो अगले सवाल, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गए, एमसीक्यू हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में बात वही है कि एक स्टेटमेंट है जो आधा अधूरा है, आपको कंप्लीट करना है। पहला सर को, एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी अपन ने बात करी है, किसका एग्जांपल होता है? फॉल्स फ्रूट का। किसका? फॉल्स फ्रूट का, बात खत्म। सेकंड वाला, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन और कॉल्ड। कई बार इनको हम क्या बोलते हैं? कई सारे फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे एपोमिक्सिस मत भूल दीजिएगा, क्योंकि वो क्या करता है? वो मिमिक करता है। क्या करता है? वो मिमिक करता है। पर फ्रूट बन रहा है लेकिन वो कंडीशन नहीं है, उसमें सीड मेन होती है, यहाँ पे सीड नहीं रहते, विदाउट सीड की कंडीशन की बात कर रहा है। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। कह सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस, सॉरी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। आगे देखो, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इन एम्ब्रियो इज। एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है? एंडोस्पर्म का मेन काम है फूड देना, खाना देना, मतलब कि फूड स्टोरेज विल बी द मेन फंक्शन। आगे देखो, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? पॉलीएम्ब्रियोनिक, जब एक से ज्यादा क्या बनते हैं? एम्ब्रियो बनते हैं। इन प्लांट्स फ्रूट इज फॉर्म द, प्लांट्स में फ्रूट्स किससे बनता है? हमेशा याद रखेंगे, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। मतलब करेक्ट आंसर क्या चला गया हमारा? ओवरी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा जी।
आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ा जाए और कुछ और सवाल देखते हैं यहीं पे। सिंगल कोटिलेडन ऑफ मेज इज कॉल्ड। अब मेज क्या है? मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में एक सिंगल कोटिलेडन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। आगे देखो, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पोलिंग ग्रेन इज कॉल्ड। अब पोलिंग ग्रेन में दो मेम्ब्रेन होती है, हमें ये भी पता है, एक होती है एक्साइन, एक होती है एंटाइन। जो एक्साइन है वो आउटर होती है, मतलब करेक्ट आंसर क्या गया? एक्साइन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आगे देखो, स्मेल एंड नेक्टर इज द एडेप्टेशन ऑफ डैश पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो किसके पास स्मेल और नेक्टर होगा? किसी को अट्रैक्ट करना है इसलिए ना, और अट्रैक्ट किसको कर सकते हैं? वो इंसेक्ट्स को। इसको इंसेक्ट्स को, मतलब कि अगर वो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है, क्या इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है, तो उसके पास अपने पास क्या रखना पड़ेगा? स्मेल और नेक्टर रखना पड़ेगा, जिससे उसके पास इंसेक्ट्स खींचे हुए चले आए। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। अब व्हाइट कलर के है ना, कोई वाइब्रेंट कलर है ना, स्मेल है ना, ऑर्डर है, इसलिए क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड नहीं है, वो किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होते हैं और अपन चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स पे, तो ट्रू फॉल्स देख लो। पहले देखो, इन ग्रास फैमिली और पोएसी द कोटिलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलम। क्या ये बात सही है? पोएसी एंड ग्रास फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या इसमें बात सही है? ग्रास फैमिली क्या है? मोनोकॉट है, मोनोकॉट में जो सिंगल कोटिलेडन है वो क्या है? स्क्यूटेलम है। बात बिल्कुल सही है, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बात बिल्कुल सही है। ओनली वन ओव्यूल इज फाउंड इन ऑल ओवरीज। क्या बात ये सही है? सब में एक जैसी कंडीशन नहीं होती, कई सारे में एक से ज्यादा ओव्यूल भी पाए जाते हैं, मतलब कि ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन मुझे कराना है तो इमेस्कुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ पे कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, ना इसने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला ना बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला, तो मैं क्या जज करूँ? मैं जनरली यही जज करूंगा अपनी पढ़ाई पे ध्यान करते हुए कि हमने जब हाइब्रिडाइजेशन किया था, अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, हमने इमेस्कुलेशन किया था, तो अभी मैं यही मान के चलूंगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है, तभी तो हमने पढ़ा है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे ट्रू हो जाता है। आगे देखो, नेक्टर एंड पोलेंस आर रिवॉर्ड टू पॉलिनेटर्स बाय फ्लावर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसेक्ट के बारे में भी अपन ने पढ़ी है कि जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो अपने पास क्या रखते हैं? नेक्टर रखते हैं। ठीक है, और ये सर क्या है? एज अ रिवॉर्ड यूज किया जाता है। क्या? एज अ रिवॉर्ड यूज किया जाता है पॉलिनेटर्स के लिए। ठीक है बेटा जी, अब चलते हैं वन वर्ड आंसर्स की तरफ अपने। हमारे वन वर्ड आंसर क्या बोल रहे हैं? देखो, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे चलने से पहले कुछ बात और समझ लेते हैं कि वन वर्ड आंसर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखो। कई बार हो सकता है तो आपको कुछ ज्यादा वर्ड्स भी लिखने पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान हम रखेंगे, है ना, कि कौन से क्वेश्चन की डिमांड है, ये थोड़ा ज्यादा लिखो। ठीक है, पहला देखो, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? बेसिकली पोलिंग ग्रेन बनना चाहते हैं, है ना, मतलब इनकी प्लॉइडी लेवल कम हो चुकी है, डिप्लॉइड से क्या हो चुकी है? हैप्लॉइड हो चुकी है, मतलब कि हैप्लॉइड कहा जाएगा। आगे देखो, विच कंपोनेंट प्रिपेयर इंटाइन ऑफ द पोलिंग ग्रेन। अब पोलिंग ग्रेन में दो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। इंटाइन के बारे में अपन ने बात करी थी कि इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पे एक्साइन किसकी बनी थी? स्पोरोपोलिनिन की बनी थी। आगे देखो, नेम अ स्कार ऑन अ सीड मार्किंग द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, जहां से सीड जुड़ा हुआ होता है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल पूछ रहा है। अब हम ये पहले भी, ये अभी अपन ने जब अपन एमसीक्यू किया था वहां पे भी एक सवाल देखा था। कंडीशन क्या थी? डिप्लॉइड या कह सकते हैं 3n। 3n क्यों थी? क्योंकि सेंट्रल सेल के जो आपके पोलर न्यूक्लियाई थे उसकी कंडीशन थी 2n, उससे आके फ्यूज हुआ था हमारा सेकंड मेल गैमेट 2n प्लस n इज इक्वल्स टू 3n, मतलब कि डिप्लॉइड कंडीशन। आगे देखो बेटा जी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इज द पार्ट ऑफ। किसके पार्ट है ये? हमारे गाइनोशियम के कह सकते हो, कार्पल कह सकते हो, या फिर पिस्टिल भी कह सकते हो। बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हैं। उसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और वन वर्ड देखते हैं। देखो, राइट द नेम्स ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे 4 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आपका हो गया प्लूम्यूल, इसके बाद एपिकोटाइल, फिर हाइपोकोटाइल, और एट लास्ट रेडिकल। प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट बनाता है। रेडिकल क्या बनाती है? रूट बनाती है। और ये दोनों उसके क्या है? प्रोटेक्टिव लेयरिंग से। ठीक है, आगे देखो, 7 विच पार्ट ऑफ द सिनेडिड डायरेक्ट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल। तो कौन डायरेक्ट करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को ओव्यूल की तरफ? वो होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस।
ये बताता है हमारे पोलन ट्यूब को कि कहाँ जाना है ना। केमिकल रिएक्शन काइंड ऑफ केमिकल रिलीज करता है जिसकी तरफ से पोलन ट्यूब खिंची हुई आती है। आगे देखो, फॉर व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन प्लांट्स विथ कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस एक्सपोज स्टेमन स्टिग्मा अडेप्टेड फॉर, और ये कंडीशन किसके लिए है? एनीमोफिली के लिए। किसके लिए? एनीमोफिली। इसको आप कह सकते हो बेसिकली कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए। किसके लिए? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए। ठीक है बेटा जी, तो ये थे हमारे सारे के सारे सवाल किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और देखते हैं इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या नाम है हमारे चैप्टर का? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो एमसीक्यूज देखते हैं सबसे पहले। पहला सवाल क्या बोल रहा है बेटा जी? द हार्मोन ईस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय, ईस्ट्रोजन को कौन सिक्रीट करता है? ओवरी से सिक्रीट होती है, ये बात हम जानते हैं। मतलब कि नीचे के ऑप्शन दोनों चले गए, कॉर्पस ल्यूटियम और ग्रेफिन फॉलिकल्स में से कोई एक आंसर होना चाहिए। कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पांसिबल है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, ना कि ईस्ट्रोजन के लिए। मतलब कि वहां सही आंसर क्या चला जाएगा? ग्रेफिन फॉलिकल्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा? हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग डिलीवरी इज, तो डिलीवरी के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? वो होता है हमारा रिलैक्सिन, जो कि क्या करता है? हमारी आपके यूट्रस की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा जी, आगे देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है? ब्लास्टोफोर इज फॉर्म्ड इन, ब्लास्टोफोर किसमें फॉर्म होता है? गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोडुला या फिर नुमुला। सही आंसर क्या है हमारा? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में जनरली हमारी 3 लेयरिंग बननी चालू हो जाती है, एक तो मीजो एंडो, और उसी टाइम पे क्या बनता है? ब्लास्टोफोर भी बनता है। इस बात को ध्यान रखिए, है ना। आगे देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है सेटोली सेल्स आर फाउंड इन, तो सेटोली सेल्स कहाँ मिलती हैं? सेटोली सेल्स लेडिक सेल्स या फिर इनको हम इंटेस्टिशियल भी बोलते हैं, ये कहाँ देखने को मिलती है हमारे? ये हमें देखने को मिलती है हमारे टेस्टिस के अंदर। साथ ही साथ मेल जर्म सेल्स भी वही प्रेजेंट होती हैं। तो सही आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन डी, टेस्टिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? विच टू आर फाउंड इन ह्यूमन सीमेन इन मोर क्वांटिटी, तो ह्यूमन सीमेन में क्या ज्यादा देखने को मिलता है? एक बात याद रखेंगे, फ्रक्टोज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या? फ्रक्टोज। तो चलो फ्रक्टोज ढूंढ लेते हैं, एक ही ऑप्शन है फ्रक्टोज। ठीक है, कभी भी आपके पास सीमेन का या फिर कह सकते हैं सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है उसका कंटेंट पूछे तो सबसे पहले आपको ढूंढना है किसको? फ्रक्टोज को। आपका वहीं पे आंसर सही हो जाएगा मोस्ट ऑफ द चांसेस। वरना आपको अब एक और बात पता है कि उसमें कैल्शियम भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल्स द स्पर्म फॉर्मेशन, तो स्पर्म फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करता है? एक बात याद रखेंगे हमारे गोनाडोट्रोफिन के बारे में, एफएसएच और एलएच, ये दो आते हैं। ठीक है, ये आके मेल जर्म सेल्स पे एक्ट करता है। किस पे? मेल जर्म सेल्स को, और इनको बोलता है कि भैया स्पर्म्स बनाना शुरू करो। मतलब कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफएसएच। मतलब कि सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। स्पर्म्स आर मैच्योर इन, तो स्पर्म्स कहाँ मैच्योर होते हैं? तो टेस्टिस ही। जब वो आगे सेमिफेस ट्यूब्यूल से निकलते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं एक जगह पे और वहां पे अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। वो जगह कौन सी है? एपिडिडिमिस। कौन सी है? एपिडिडिमिस। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एपिडिडिमिस वो लोकेशन है जहां पे स्पर्म्स मैच्योर होने के लिए रुकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन, सिंपल सी बात है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में अभी बात करी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? मेल जर्म सेल्स देखने को मिलती है जो कि स्पर्म बनाती है। साथ ही साथ इनके पास प्रेजेंट है सर्टोरी सेल्स जो कि रिस्पांसिबल है नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स के लिए। मतलब कि ये कहाँ देखने को मिलेगा? आपके टेस्टिस में। मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे अगला सवाल देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, यहाँ पे ध्यान देना, नॉट लिखा है ना, नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। तो टोटल 3 मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आई होप अब यहीं पे आपको आंसर मिल गया होगा कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एम्पुला जो है, एम्पुला क्या है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। वो मेल्स में नहीं फीमेल्स में पाया जाता है। मतलब करेक्ट आंसर क्या गया हमारा? ऑप्शन बी, एम्पुला। अगला सवाल देखो। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कंटेन्स, एक्रोसोम क्या है? बेसिकली हेड के ऊपर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जैसे लोकेशन होती है किसमें? स्पर्म में। और उसमें क्या भरा होता है? एंजाइम्स भरा होता है। क्या भरा होता है? एंजाइम्स भरा होता है। किसके लिए है? जो ओवम की आसपास की सेल्स हैं उन सबको डिग्रेड करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, जिससे पेवमेंट या कह सकते हैं पाथ बन सके। किसके लिए? हमारे स्पर्म के लिए। सही आंसर क्या गया? ऑप्शन बी, एंजाइम विल बी द करेक्ट आंसर। वही डीएनए की बात करोगे तो वो हेड में देखने को मिलेगा। फ्रक्टोज यहाँ पे नहीं होता, वो सीमेन में प्रेजेंट होता है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। किसके लिए? वो देता है एनर्जी जिससे वो दौड़ सके। आगे देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है? द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों अकर होता है? ऐसा क्या चीज है जो लैक करती है? उस टाइम पे बेसिकली हार्मोन्स
डाउन होता है। और एक हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कौन-सा है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यूटेरस की एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए। अब एंडोमेट्रियम बनेगी नहीं तो टूटेगी, और टूटेगी नहीं, जैसे ही टूटेगी वो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो कॉज़ करेगी। मतलब कि सही आंसर है क्या? ऑप्शन सी। तो किस हार्मोन के लोअर लेवल की वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन की। ठीक है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है? सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट ड्यू टू। अब यहाँ पे सिंपल सी बात का याद रखना कि जो चाइल्ड बर्थ है या कह सकते हैं डिलीवरी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फीटस खुद है। वो खुद बताता है, ये मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को वो खुद बताता है कि हाँ, मैं फुली मैच्योर हो चुका हूँ, डिलीवरी का टाइम आ चुका है। मतलब कि हमारा सही आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन सी, फुली मैच्योर फीटस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन रिलीज करेगी। ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है? इन ओके, हम लोग एमसीक्यू को पार कर चुके हैं, अब पहुंच चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, पहला, इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। ह्यूमन्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। अब आपको ये भी सवाल याद होगा सर, फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है ये बता दो। अब इसमें कई बार बुक्स ने गलतियां करी हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार एम्पुलर जंक्शन बोल देता है, कई बार एम्पुला बोल देता है। तो हम थोड़ा सेफ खेलेंगे, हम फैलोपियन ट्यूब लिखेंगे। जो पसंद हो रख लो, है ना? आगे देखो, टेस्टिस इन ह्यूमन्स आर लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड है? या इसको आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, मतलब एब्डोमेन के बाहर, या फिर उस पाउच का नाम लिख दो जिसके अंदर वो लोकेटेड है, वो है स्क्रोटम। और क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी से, है ना? आगे देखो, द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। अभी अपन ने बात कही थी एमसीक्यू जब अपन समझ रहे थे, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो इसी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। जब उसका लेवल कम हो जाता है तो यही लाइनिंग टूटती है और क्या कॉज करती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो को कॉज करती है। आगे देखो, द मेल सेक्स हार्मोन, द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर ऐसे कौन हैं जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं? एक बात और याद रखिए, कई बार यहाँ पे आपको एंड्रोजेंस लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी कंफ्यूज मत होना, वो सेम चीज यही बात बोलना चाह रहा है ना? तो वो कौन है? वो है लेडिक सेल्स। कौन है? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिस में प्रेजेंट है। इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना? आगे देखो, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो हमें पता है, अभी सबसे ऊपर ही देख लिया, क्या है? फैलोपियन ट्यूब। मतलब कि पहले पार्ट में तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? फैलोपियन ट्यूब। कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। पर उसका इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है? उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है यूटेरस में। कहाँ पे? यूटेरस में। याद करो, यूटेरस की लाइनिंग कौन सी है? एंडोमेट्रियम, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर निकलती है। पर ये चाहिए क्यों थी? प्रोजेस्टेरोन क्यों इसको बना के रख रहा था? जिससे फीटस को ये होल्ड कर सके, है ना? फीटस की फुल ग्रोथ के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देख लेते हैं, और वो है ट्रू एंड फॉल्स। क्या? ट्रू एंड फॉल्स। देखो पहला सवाल, एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोइल सेल्स। अभी देखो, अभी अपन समझा था कि एंड्रोजन या कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को कौन बनाता है? लेडी सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। और साथ ही साथ एक बात और जानते चलो, ये प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में। वो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है? दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह खाली है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो क्या एंड्रोजन को सर्टोइल सेल बनाती है? नहीं, लेडिक सेल बनाती है। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ये फॉल्स है भाई। अगला स्टेटमेंट देखो, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सेटोली सेल्स। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, स्पर्मेटोजोआ जो है ये आगे बढ़ के थोड़ा डेवलप होके स्पर्म बन जाते हैं। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन किससे मिला है? सेटोली सेल्स से। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है, मेल जर्म सेल्स और सेटोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स बेसिकली मियोसिस करके डिवाइड होकर क्या बनाती है? स्पर्म्स बनाती है। और जो सेटोली सेल्स हैं वो उनके नरिशमेंट के लिए वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट देखो, लेडी सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। लेडी सेल ओवरी मिल सकती है क्या? अभी अपन ने समझा है, लेडी सेल्स है जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, वो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। मतलब कि टेस्टिस में मिलेगी, ना कि ओवरी में। मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया सर जी। आगे देखो, लेडी सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। इसका जस्ट अपोजिट तो है। मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। अगला स्टेटमेंट देखो, oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम। क्या ये बात सही है? नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनती है? जब वो ओवम को रिलीज कर देती है। ग्राफियन फॉलिकल जब ओवम को रिलीज कर देती है, उसके बाद किसमें कन्वर्ट होती है? कॉर्पस ल्यूटियम में। और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। याद करो, वो प्रोजेस्टेरोन जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको रिलीज कौन कर रहा था? यही कॉर्पस ल्यूटियम कर रही थी। मतलब कि ये oogenesis तो नहीं कर सकती। oogenesis तो पीछे की प्रोसेस हो गई।
मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बनेगी, या कह सकते हैं नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटेगी तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगी। बात को समझ रहे हो? और बेसिकली ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आगे देखो, ह्यूमंस आर ओविपेरस। ओविपेरस कौन होते हैं? जो एग लेइंग होते हैं। क्या ह्यूमंस एग लेइंग है? एग तो रिलीज होता है पर बॉडी के अंदर ही रहता है ना, बाहर तो नहीं आता, है ना। फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में पूरा का पूरा बेबी फुल ग्रोथ फीटस बाहर निकलता है। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा जी, चलिए अब अपन बढ़ते हैं हमारे वन वर्ड आंसर्स की तरफ। देखो वन वर्ड आंसर्स क्या है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स? 2 बार पढ़ लिया यार, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। बहुत आसान बात थी, पर एक बात को याद रखना, एक सिंपल सा सवाल कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे ह्यूमंस की, क्या ह्यूमंस मैमल्स होते हैं? 11th में एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि ह्यूमंस मैमल्स के अंदर आते हैं। सवाल को हल्का ट्विस्ट किया, है ना। आगे देखा, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग oogenesis। अब हमें ये पता है कि कुछ इस तरीके से बनती चीज, ये क्या है हमारी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनाती है सेकेंडरी oocyte और साथ में एक पोलर बॉडी। क्या? एक पोलर बॉडी। ठीक है, अब देखना, इसके बाद हमारी जो आपकी सेकेंडरी oocyte है वो बनाती है ओवम और एक और पोलर बॉडी। क्या कितनी पोलर बॉडी बन गई? 2 पोलर बॉडी बन गई। बात क्लियर है? 2 पोलर बॉडी। क्या इससे ज्यादा पोलर बॉडी नहीं बन सकती? ये जो पोलर बॉडी पहले बनी थी वो भी डिवाइड होके 2 बनाती है। मतलब कि ये जब डिवाइड होके 2 बना देगी, अब देखो आपके पास कितनी हो गई, टोटल 3 पोलर बॉडीज बन चुकी हैं। मतलब कि सही आंसर क्या होगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखो, राइट द नेम ऑफ 3 लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के 3 लेयर्स के नाम मैंने पहले भी बताया था जब अपन ने ब्लास्टोफोर देखा था कि वो गैस्ट्रुला में बनता है। वो कौन-कौन सी होती है 3 लेयर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है बेटा जी, आगे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल हो सकता है? बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एक तरीके का टाइप है किसकी, गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस में का मतलब क्या, गैमेट्स बनना, और स्पर्म क्या है, एक तरीके के गैमेट्स तो हैं। तो सही आंसर क्या क्या चला जाएगा बेटा जी, गैमेटोजेनेसिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, विथ विच अदर नेम LH इज नोन एज इन ह्यूमन मेल्स। तो LH क्या होता है, ये लेडिक सेल्स पे जाता है और उनसे क्या रिलीज करवाता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। तो यहाँ पे आप एक बात समझ पा रहे होगे कि ये जो है बेसिकली किस पे एक्ट कर रहा है, लेडिक सेल्स को। और लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या था, इंटरस्टिशियल सेल। वहीं से इसका नाम आता है ICSH, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि क्या कर रहा है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करके वहां से टेस्टोस्टेरोन या कह सकते हैं एंड्रोजेंस को रिलीज करवा रहा है। आगे देखो, नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल्स से ओवम की रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। बहुत सिंपल सी बात है, जो कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होती है। ये सारी बातें थी, सारी बातें किससे रिलेटेड थी, ये सारी बातें हमारी रिलेटेड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देख लेते हैं जो कि वन वर्ड से ही रिलेटेड है। देखो, हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन स्पर्म। अब ह्यूमन स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है। अगर हैप्लॉइड कंडीशन नहीं होती है तो क्रोमोसोम कितने होते, 44 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, पर ये किसकी बात कर रहा है हमसे, ऑटोसोम की बात कर रहा है। मतलब कि एक 2n कंडीशन वाले में ऑटोसोम होते हैं 44, तो n कंडीशन में कितने होंगे 22। मतलब करेक्ट आंसर क्या चला गया, 22 विल बी द करेक्ट आंसर। 8 देखो, व्हाट इज वॉसा डिफरेंशियल नोन आफ्टर जॉइनिंग द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहने लग जाते हैं, जो कि बाद में जाके किससे मिल जाती है, यूरेथ्रा से मिल जाती है। आगे देखो, व्हाट हैपेंस टू द कॉर्पस ल्यूटियम इन फर्टिलाइजेशन डजंट नॉट टेक प्लेस। मतलब कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हाल होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, बेसिकली ये डिग्रेड होने लग जाती है। क्या करती है, डिग्रेड, और डिग्रेड होके बनाती है कॉर्पस
एलबी कैंसर, और बाद में ये धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है? अगर देखो व्हाट इज द सॉलिड बॉल लाइक ह्यूमन एम्ब्रियो विथ 8 टू 16 ब्लास्टोमियर नोन एज, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जब 8 से 8 टू 16 सेल्स हैं या उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। और जब इसमें लेयरिंग बनने लग जाए तो इसको हम बोलने लग जाते हैं गैस्ट्रुला। ठीक है बेटा जी? तो ये थे वो सारे सवाल जो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से रिलेटेड थे। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर पे बात करेंगे जो कि क्या होने वाला है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है भाई? चलो देखो अब सवाल देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो अब चलिए देखते हैं एमसीक्यूज पहले। पहला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्थ कंट्रोल मेथड? बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में जानना चाह रहा है, इनमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड है? पहला क्या है? आईवीएफ डैश ईडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। सेकंड देखो आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होती हैं? एक तरीके का बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसको यूट्रस में हम एक डिवाइस लगा देते हैं जो कि या तो फर्टिलाइजेशन से रोक लेता है, या फिर स्पर्म की एंट्री रोक लेता है, या फिर आपके इम्प्लांटेशन को रोकता है। ठीक है बेटा जी? आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ? एमटीपी क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब हम जानबूझ के इंड्यूस करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं उसको हम एमटीपी बोलते हैं। कब तक ये सेफ मानी जाती है? अप टू 12 वीक्स, या कह सकते हैं 3 मंथ्स। कब तक? 3 मंथ्स। और कभी-कभी इन कंडीशंस ऑफ रेप, या फिर कह सकते हैं जब मदर की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो, तब 24 वीक्स, या कह सकते हैं 6 महीने तक अलाउ किया जाता है, पर अंडर द गाइडेंस ऑफ 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ठीक है? अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एमनियोसेंटेसिस? और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बेटा जी? इस प्रोसेस में हम एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ सेल्स लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और ये हमें हेल्प करता है 2 चीजें पता करने में। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है जेनेटिकल डिसीज को पता करता है, साथ ही साथ एक साइड, ये कह सकते हैं बेनिफिटरी फैक्टर है, जिससे हम फीटस का सेक्स भी पता कर सकते हैं। पर इंडिया में इसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है, जिसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस को अब लीगलाइज कर दिया गया है ना? तो सही आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन बी, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ एम्ब्रियो। हम इससे एम्ब्रियो का जेनेटिक डिसऑर्डर कोई है वो हम पता कर सकते हैं, जिससे अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत खतरनाक है तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, या फिर जीन थेरेपी के अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो उसी टाइम पे इसको कर लें, है ना? आगे देखो, सहेली इज ए और एन। सहेली क्या है? सीडीआरआई लखनऊ, एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक नॉन स्टेरॉइडल पिल बनाई थी इंडिया में ही। तो है क्या वो? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसके बारे में 2-3 बातें आप और याद रख सकते हो कि सीडीआरआई लखनऊ ने बनाया था इसको, और ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है। साथ ही साथ इट्स अ वन इन वीक पिल कहा जाता है इसको, है ना? और साथ ही साथ एक बात और याद कर लो, इसके बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगला सवाल, द कॉज ऑफ स्टेरिलिटी में बी, स्टेरिलिटी या कह सकते हैं इनफर्टिलिटी की क्या कॉज हो सकते हैं? फिजिकल एंड कंजेनिटल, बिल्कुल हो सकता है फिजिकली कुछ कंडीशंस की वजह से या हो, पैथोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल ये भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी ये इंड्यूस होता है। मतलब कि हमारा सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ फॉर मेन। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये हो सकते हैं हम कि वॉस डिफरेंस को कट करके जोड़ दें, जिसकी वजह से कभी भी स्पर्म सेमाइनल प्लाज्मा से जाके मिल ही ना पाए, मतलब कि सीमेन कभी रिलीज नहीं होगा, हमेशा सेमाइनल प्लाज्मा ही रिलीज होगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेंस में हमने वासा डिफरेंस को काटा, इसको वास डिफरेंस को या वासा डिफरेंस को काटा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? वैसेक्टोमी कहा गया। इसको हम ट्यूबेक्टोमी तब कहेंगे जब फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाएगा। ठीक है? चलो, अब इसका मेन मेथड ये है, मेन रीजन ये है कि हम स्पर्म को सेमाइनल प्लाज्मा से मिलने से रोकते हैं। बेसिकली जो सीमेन रिलीज होगा वो सीमेन नहीं, बेसिकली सेमाइनल प्लाज्मा ही होगा, है ना? आगे देखो, इन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व द अर्ली फेज इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? लैग पीरियड कहा जाता है उसको, जब स्टार्टिंग में धीरे-धीरे करना चालू हो रही है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज आते हैं और एट लास्ट जब पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज बोलते हैं। ठीक है? चलो, अगला सवाल देखो, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, जो अभी बात हो रही थी वो क्या है? ट्यूबेक्टोमी है। क्या है? ट्यूबेक्टोमी है। चलो, अगला सवाल देखो, द कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन लार्ज सिटीज इज चांसेस ऑफ एजुकेशन, अवेलेबल फैसिलिटीज, सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड डी ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर सही हो सकता है? सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम अगर बढ़ रहा है, बेटर लाइफ स्टाइल हो रही है, मतलब कि वो लोग बहुत टाइम तक जिएंगे। साथ ही साथ अवेलेबल फैसिलिटीज हैं, अगर हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है तो लोग ज्यादा साल तक जिएंगे। एजुकेशन मिल रही है तो अपनी लाइवलीहुड अच्छे से चला सकते हैं। मतलब क्या ये बातें गलत है क्या? ये सारी बातें सही हैं, पर इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ये बात भी सही है।
मतलब कि सही आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, अगला सवाल देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर इन। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि कितने कम जगह में कितने ज्यादा लोग बढ़े हैं। अब पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है, पर क्या हमारी लैंड इतनी बड़ी है? हमारी लैंड तो यूएसए से भी कम है और चाइना से भी कम है, मतलब ये सही आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन बी, इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एक तो हमारी पॉपुलेशन कम, ऊपर से जगह भी कम। चलो, रेशियो ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट परसेंटेज इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इंडेक्स। कितने लोग की डेथ हो रही है, कितने लोगों की बर्थ हो रही है, इस इंडेक्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक इंडेक्स कहा जाता है। बेसिकली एक बात याद रखेंगे बेटा जी, एमसीक्यूज में हम जनरली फैक्चुअल बेस्ड सवाल पे ध्यान देते हैं, है ना? तो मोस्टली जो सवाल आएंगे वो फैक्चुअल बेस्ड ही रहेंगे। आगे देखो, विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में सबसे बेस्ट पॉपुलेशन के सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कोई बोल सकता है सर मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटीज हटा दो, क्यों हटा दें यार, लोग ऐसे मन लग जाएंगे। तो बेसिकली सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम बर्थ रेट को कंट्रोल करें, बर्थ रेट को रिड्यूस करें। तो देखो सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, डिक्रीजिंग इन बर्थ रेट विल बी द करेक्ट आंसर। है बेटा जी? चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, मीनिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी व्हेन चाइल्ड। तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है? बेबी क्या होता है? जब हम बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या चल जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टू आउटसाइड द बॉडी देन ट्रांसप्लांट इन यूट्रस। एम्ब्रियो को फिर हमने कहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया? यूट्रस में। नाम से कभी ये कंफ्यूज मत होना कि टेस्ट ट्यूब में पैदा करेंगे, नहीं, दोनों मेल फीमेल पार्टनर से हमने क्या कलेक्ट किया? स्पर्म और ओवम कलेक्ट किया, उसको लेबोरेटरी में उसकी मीटिंग कराई, बेसिकली फर्टिलाइजेशन कराया, उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया गया, है ना? चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा? अब अपन बढ़ चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। किसी तरफ फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज नाउ नोन एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। आजकल हम उसको किस नाम से जानते हैं? फैमिली वेलफेयर के नाम से। चलिए आगे देखिए, एमनियोसेंटेसिस इज ऑफ्टन मिसयूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। अपन ने बात कही थी कि किसके लिए इसका मिसयूज होता है? फॉर सेक्स ऑफ फीटस को जानने के लिए। ठीक है, आगे देखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डैश डेवलप्ड इन इंडिया इज अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। बात कर चुके हैं अपन, उस पिल का नाम क्या था? सहेली। और इसको बनाया किसने था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, जिसको सीडीआरआई लखनऊ भी बोलते हैं अपन शॉर्ट में। आगे देखो, डैश आयंस रिलीज फ्रॉम आईयूडी इन यूट्रस रिड्यूस द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर आयन, और इसको रिलीज करने के लिए बेस्ट आपका अगर देखना है तो वो है कॉपर टी। वो क्या है? एक आयोडी है जो कॉपर आयन को रिलीज करती रहती है, और ये कॉपर आयन बेसिकली स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल मीटिंग कह सकते हैं, मीटअप कभी भी नहीं हो पाएगा। किसका? ओवम और स्पर्म का, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है बेटा जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला सवाल, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। आगे देखो, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेंबर इन एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है। अगर एंट्री हो रही है उसको बोल देंगे इमिग्रेशन, और एग्जिट हो रही है तो बोल देंगे इमिग्रेशन। ठीक है बेटा? आगे देखो, अगला देखो, कटिंग एंड लाइगेटिंग एंड्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वास्ट डिफरेंस कॉल्ड। कई बार देख चुके हैं, आज ही देख चुके हैं अपन, इसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। आगे देखो, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज गिवन बाय। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे कई सारी थ्योरी आई है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, उसको किसने दिया है? माल्थस ने, और इनकी ही पॉपुलेशन थ्योरी को हम पढ़ते भी हैं। ठीक है बेटा जी? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और ट्रू फॉल्स पे ध्यान देते हैं। ट्रू फॉल्स देखो क्या बोल रहा है बेटा जी? पहला ट्रू फॉल्स, द स्टेरिलाइजेशन सर्जरी फॉर मैन इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। अब अगर इतनी बार मैंने ये बात सेम बात पढ़ा दी है तो कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हम मेल्स में जो सर्जरी होती है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं, ना कि ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है? फीमेल्स में होती है। आगे देखो, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर इनक्यूरेबल। क्या ये बात सही है? नहीं। कई सारी हैं, जैसे कि एड्स हो गई और सिफिलिस हो गई, ये इनक्यूरेबल हैं, पर सारी की सारी इनक्यूरेबल डिसीजेस नहीं होती हैं। आगे देखो, सिफिलिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बिल्कुल सही बात है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। कौन कॉज करता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉज करता है। आगे देखो, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स आर केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। ये केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ये क्या है? फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकते हैं। ठीक है, और ये दोनों फीमेल्स में यूज किया जाता है, ना कि इसको मेल यूज करता है। कॉन्डोम
जो है मेल कॉन्डोम जो है मेल यूज करता है, फीमेल कॉन्डोम भी आती है जो फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। आगे देखो, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हैव सम साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सब में कई सारे हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं, पर सब में सारे नहीं देखे जाएंगे, थोड़े थोड़े ही देखे जाएंगे। आगे देखो बेटा जी, इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज एमटीपी इन 1971। लीगलाइज का मतलब ये नहीं होता है कि अब अलाउ कर दिया गया, लीगलाइज मतलब उसमें लीगल लॉज चालू हो गए हैं, मतलब उसको एक तरीके से बैन कर दिया गया है, और ये 1971 में किया गया था, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखो, ओनली वीमेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, क्या ये बात सही है? नहीं, हो सकता है मेल्स में प्रॉब्लम, है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल्दो इंडिया में माना ही जाता है, क्योंकि टैबू चीज है, वो इंडिया में मानी जाती है, पर ये बात सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये बात भी गलत है ना। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, राइट अ डिसीज व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। अब कई सारी डिसीज, कोई एक डिसीज चूज नहीं कर सकते, एड्स ले सकते हो, हेपेटाइटिस बी ले सकते हो, सिफिलिस ले सकते हो, आप गोनोरिया ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, है ना। तो इसमें मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, सारे आंसर सही। आगे देखो, राइट द फुल नेम ऑफ जिफ्ट। अब जिफ्ट का फुल नेम होता है ज़ायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एक और ऐसा ही होता है जिसको बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द मेथड इन विच कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ स्पर्मेटिक डक्ट इज मेल। स्पर्मेटिक डक्ट क्या है? वसा डिफरेंशिया, और वसा डिफरेंशिया को कट करके जब जोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। मतलब कि सही आंसर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, अब आपको याद हो गया होगा। आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। और ये सवाल भी रिपीटेड ही है भाई, है ना। आगे देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। ये बात थोड़ा याद रखने वाली बात है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, पर कई बार सवालों में पूछा गया है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसलिए एक बार पढ़ लिया क्या जाता है ना। आगे देखो, राइट द नेम ऑफ टेक्निक इन विच टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड टू फाइंड आउट द सेक्स एंड डिसऑर्डर ऑफ फीटस। अपन ने बात करी है, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। इसमें से एक अच्छी बात ये थी कि हमें डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलता था, पर एक खराब बात भी थी कि हमें उसके सेक्स के बारे में पता चलता है, जो कि एक खराब बात नहीं है, हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, इसलिए खराब बात वो बन गई है ना। आगे देखो, नेम द टेक्निक बाय विच फाउंड द एड्स। एड्स को फाइंड आउट करने की कौन सी टेक्निक होती है? उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है एलाइजा टेस्ट, और ये टेस्ट बेस्ड है किस पे? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखो, नेम द स्टेज ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी लाइफ का कौन सा स्टेज है? बेसिकली आपसे वो साल जानना चाहता है कि जिस टाइम पे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, मेल्स में लेट आती है, फीमेल्स में पहले आती है, तो हम दोनों का एक मिक्सचर लिख सकते हैं, okay? कि 9 to 14, क्या 9 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है। आगे देखो, 9 देखो, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय एचआईवी। एचआईवी क्या फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जो कि कॉज करता है एक डिसीज जिसका नाम है एड्स, AIDS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे देखो, 10th, नेम द प्रोसेस इन विच इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फैलोपियन ट्यूब। तो बेसिकली इम्प्लांटेशन कहाँ होना था? यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होना था? फैलोपियन ट्यूब में। पर कई बार डिफॉर्मिटीज की वजह से इम्प्लांटेशन ही हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर क्या ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी? नहीं, बहुत जल्दी वो अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, नहीं तो करना पड़ जाता है। फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन पहली बात तो होने नहीं चाहिए, अगर हो भी गया तो ग्रो होने की जगह ही नहीं। साथ ही साथ जो चीजें यूट्रस में मिल रही है, जो सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है यूट्रस में, वो कंडीशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं मिलेगी, तो टर्मिनेशन तो पक्का है, ठीक है। और ऐसी प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें यूट्रस के अलावा अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है बेटा जी। ये थे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है बेटा जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं
और जेनेटिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसके सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब शुरू करते हैं जेनेटिक्स को। और जेनेटिक्स में दो चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा जी। तो पहला चैप्टर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, पहले उसके सवाल देखते हैं और उसमें भी पहले हम एमसीक्यू देखेंगे। तो देखो बेटा, पहला सवाल क्या बोल रहा है, हीमोफीलिया डिसीज इज। अब हीमोफीलिया क्या होती है, इसको हम रॉयल डिसीज भी बोलते हैं, ब्लीडर डिसीज भी बोलते हैं, व्हिच इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो क्या सेक्स लिंक में बेसिकली कौन सा एक्स लिंक्ड है, तो सही आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ट्राइसोमी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम कॉज दिस डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, मतलब एक पेयर का एक्स्ट्रा आ जाता है। वो कौन सा क्रोमोसोम होता है, 21st क्रोमोसोम होता है। और ये सारे सवाल जो अभी अपन देख रहे हैं, ये सारे फैक्चुअल सवाल हैं, इनमें कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना है, इन बातों को ध्यान रखना है। ये जो अपन पूरे ऑब्जेक्टिव की सीरीज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल, ये कह सकते हैं बायोलॉजी में फैक्चुअल सवाल है बायोलॉजी के। तो इनको एज़ इट इज़ याद करने की कोशिश करना है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप समझ सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना? चलो अगला सवाल देखो, अबाउट हीमोफीलिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ध्यान देना, नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज, बिल्कुल सही है, एक्स लिंक्ड डिसीज होती है। इट इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, मतलब ये दो स्टेटमेंट ऊपर के बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये तो इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब कि सही जवाब क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कोई स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी डिड मेंडल स्टडी। तो मेंडल साहब ने टोटल कितने कैरेक्टर्स पढ़े थे, उन्होंने टोटल 14 कैरेक्टर्स पढ़े थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और इसको अगर हम इन अदर वे बोलना चाहते हैं तो 7 पेयर्स बोल सकते हैं। और उसने बात किसकी की है, पेयर्स की ही बात करी है, मतलब सही जवाब क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। अगर अभी यहाँ पे सवाल ये होता कि कितने टोटल, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की थी, अगर यहाँ पे पेयर नहीं होता तब जवाब क्या जाता, 14 जाता, पर यहाँ पे पेयर्स है, इसलिए सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन डी, 7 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज AB एंड ऑफ मदर इज O, देयर प्रोजेनी में हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स। मतलब कि जो फादर हैं उनकी कंडीशन है IA IB, वहीं पे मदर की कंडीशन क्या है, स्मॉल आई, है ना, ये भी हो सकता है। इनसे कौन-कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, एक ब्लड ग्रुप ये बन सकता है कि IA और स्मॉल आई, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि IB और स्मॉल आई, मतलब कि बी ब्लड ग्रुप। इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन जनरेट नहीं हो सकती, मतलब या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा, मतलब सही आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन ए और बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, progeny having few dwarf plants was formed by a cross between two tall parents, the genotype of parents would be। मतलब कि कुछ शॉर्ट प्लांट्स या कह सकते हैं डॉर्फ प्लांट्स आए थे, जबकि एक्चुअल कंडीशन क्या थी, दोनों टॉल थे। मतलब कि पहले देख लेते हैं, क्या ये दोनों टॉल हैं, बिल्कुल सही है, मतलब इस पे बात करेंगे अपन, क्या ये दोनों टॉल हैं, बिल्कुल सही है, इसको काट दो, मतलब इन दोनों में से एक सही जवाब होगा। क्या इस कंडीशन में कभी भी डॉर्फ प्लांट आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा, मतलब ये सही जवाब क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। हु गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, उनका नाम था सटन एंड बोवरी। किसने दी थी, सटन एंड बोवरी ने दी थी। सिंपल सी बात है, हमें डिस्कवरर्स के नाम या कह सकते हैं थ्योरी देने वालों के नाम पूछे गए हैं, और इन पे हमेशा याद रखना है। जैसे मेंडलसन ने 3 लॉज दिए थे, कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इन तीनों को देने वाले कौन थे, मेंडलसन थे। वहीं पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया था, उसे दिया था हमारे सटन एंड बोवरी ने दिया था। वहीं पे अगर आप म्यूटेशन थ्योरी की बात करते हो तो ह्यूगो डी विलियस ने दिया था। इन सारी बातों को या कह सकते हैं इन सभी साइंटिस्ट के नाम को हमें याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में साइंटिस्ट के नाम आ सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड इज फॉर वेलिन। वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड कौन सा होता है, तो जनरली जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी लीफ कंडीशन होती है GAG, और ये जो ए है ये रिप्लेस हो जाता है यू से, मतलब ये बन जाएगा GUG, मतलब कि हमारा सही आंसर कैसा हो जाएगा, ऑप्शन डी, GUG विल बी द करेक्ट आंसर। यही कोड करता है किसके लिए, वेलिन के लिए। चलो बेटा अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइंस द सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमंस। तो कौन से क्रोमोसोम्स है जो सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ से जाने तो एलोसोम्स जिनको हम बोलते हैं या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, और मतलब कि एक्स और वाई दोनों। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हैं, पर ये कंडीशन डबल एक्स वाई, ये गलत बात होगी। तो सही जवाब क्या हो सकता है,
क्या कभी एक्स बताता है कि किसी का क्या मेल होगा या फीमेल होगा, कैसे क्या क्या सेक्स होगा उसका? कभी एक्स बताता है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? वाई है। अगर वो जाएगा तो मेल बनेगा, अगर नहीं जाएगा उसकी जगह पे एक्स जाएगा तो कौन बनेगा? फीमेल बनेगा। मतलब सही आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तो हम उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते, पर यहाँ पे क्या है? एक ही दिया है, इसलिए हमने वाई को प्रेफ़रेंस दिया। ठीक है? चलिए, अपन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? इन व्हिच डबल हेलिकल आरएनए इज़ फाउंड? इसमें डबल हेलिकल आरएनए देखने को मिलेगा, वो है हमारा रियोवाइरस। कौन? रियोवाइरस। इसमें हमें क्या है? डबल हेलिकल आरएनए देखने को मिलता है एज़ अ न्यूक्लिक एसिड। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल t इज इट इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले ही कंडीशन में पता नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता। अब आती कंडीशन टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस भी है, बैक क्रॉस भी है, पर क्या मुझे अभी इसके पेरेंट्स के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। हम ये जानते हैं कि जब भी किसी भी कंडीशन को जब हम रेसिड्यू कैरेक्टर्स के साथ आते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं। मतलब हमारा सही जवाब क्या चल जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे एक बात याद रखना, देखो अगर नोटिस करोगे तो ये चीज कंडीशन किसके लिए भी है? ये कंडीशन जब मेंडलसन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था उस कंडीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, पर हमें आगे कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि टेस्टिंग चल रही है। जब किसी भी जीनोटाइप का हम क्रॉस कराते हैं उसके रिसेसिव कंडीशन के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? देखो, द टर्मिनेशन कोडन ऑफ जेनेटिक कोड इज, तो टर्मिनेशन कोडन कौन सा होता है? जनरली ये सवाल आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछा जाएगा, पर जेनेटिक्स में है तो मान लेते हैं, चलो यहाँ से भी क्या होगा, है ना? तो टर्मिनेशन कोडन होते हैं जिनको हम स्टॉप कोडन भी कहते हैं। क्या? स्टॉप कोडन जो क्या करते हैं? ट्रांसलेशन को रोकने का काम करते हैं। वो 3 होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। वहीं पे अगर स्टार्ट कोडन की बात करें तो स्टार्ट कोडन एक होता है, वो होता है एयूजी। तो क्या ये तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। किसको? फिल इन द ब्लैंक्स को। तो वो पहला क्या बोल रहा है? डैश इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में सबसे पहले जिन्होंने काम किया था और जो थोड़े बहुत सक्सेसफुल रहे थे वो थे मेंडल सर। उनका कह सकते हैं आपका ये योगदान है बहुत सालों तक किसी ने रियलाइज भी नहीं किया था। बाद में उनको दिया गया क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब। तो ये कौन, किसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं? मेंडल सर को। अगला सवाल देखो, द क्रेडिट फॉर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ गोज टू डी वरीज, कॉरेंस एंड इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या क्या है? टशमार्क। क्या बोलते हैं उनको? टशमार्क। इन्होंने रीडिस्कवरी की थी। बेसिकली ये अलग-अलग अपने टाइम पे काम कर रहे थे, अलग-अलग स्पेसिमेंस पे। बाद में ये जब मिले तो इन्होंने रियलाइज किया कि सर ये काम जो हम कर रहे हैं वो मेंडल सर तो पहले ही करके चले गए। तो बाद में इन्होंने रीडिस्कवरी की और मेंडल सर को बेसिकली फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब दिलवाने अपने यही तीनों साइंटिस्ट। ठीक है? आगे देखो, थर्ड देखो, डैश कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर। किसने किया था? मेंडलसन ने किया था। किसने किया था? मेंडलसन ने किया था। वो देखो, इंपॉर्टेंट वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज डन बाय, किसने किया था? इसको किया था थॉमस मॉर्गन ने। किसने? टी.एच. मॉर्गन ने। अगर यहाँ पे नोटिस करो बेटा जी, आपका कई सारे सवाल उन एक्सपेरिमेंट्स को है जिससे दूसरे साइंटिस्ट ने किया है। मतलब कि साइंटिस्ट सिर्फ आपको साइंटिस्ट याद नहीं रखने, उनकी थ्योरी भी याद रखनी है, उनके लॉज भी याद रखने हैं, साथ ही साथ उन्होंने किस पे काम किया था आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल को भी ध्यान देते हैं। आगे का सवाल क्या बोल रहे थे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डैश क्रॉस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है जिसको मेंडल सर ने दिया था, जो कि 3 उनके लॉज में से एक है, वो किस क्रॉस पे बेस्ड है? तो इस बात को ध्यान रखना कि जो उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके बेस पे उन्होंने 2 लॉ दिए थे। कौन-कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और वहीं जो तीसरा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस पे दिया। किस पे बेस करके दिया था? डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस था। आगे देखो, डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर ब्लाइंड डिसीज। कलर ब्लाइंड डिसीज क्या है? एक एक्स लिंक्ड डिसीज है। क्या है? एक्स लिंक्ड, या फिर इन अदर टर्म आप इसको बोल सकते हो सेक्स लिंक्ड। क्या? सेक्स लिंक्ड। 7 देखो, डैश इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जो मेंडल सर ने डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस दिया था, उसका एक्सेप्शन क्या है? उसको डिस्कवर किया था आपके थॉमस एंड मॉर्गन ने, और वो होता है लिंकेज। क्या? लिंकेज। जब कई सारे जीन आपस में साथ में रहते हैं और एक साथ नहीं जाते, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे फेल हो गया था, है ना? आगे देखो, हीमोफीलिया इज डैश डिसीज। इट इज ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड डिसीज। और यहाँ पे एक वर्ड आप और ले सकते हो, ब्लीडर्स डिसीज। क्या ब्लीडर्स डिसीज यहाँ फिट हो सकता है? बिल्कुल। एक बात याद रखना बेटा कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये हमेशा
उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए होता है। ब्लीडर डिसीज भी एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे ब्लीडर्स लिख देता हूँ क्या होगा, हीमोफीलिया इज अ ब्लीडर डिसीज। क्या ये सवाल कह सकते हैं ये जवाब गलत हो गया हमारा? नहीं ना। तो हमारा सही जवाब ब्लीडर डिसीज भी हो सकता है। आगे देखो, इन सिकल सेल एनीमिया डैश बिकम सिकल शेप। तो सिकल सेल एनीमिया में कौन सिकल शेप का हो जाता है? वो है आरबीसी। आरबीसी अपना ओरिजिनल शेप जो कि ओवल शेप होता है वो लूज कर देती है और सिकल शेप में हो जाती है। आगे देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, किसने? अपन ने बात कही थी, सटन एंड बोवरे ने दिया था। तो मतलब यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम कम है, वो कौन है? सटन। ठीक है बेटा जी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपने ट्रू फॉल्स पे ध्यान देते हैं। तो हमारे ट्रू फॉल्स क्या बोल रहे हैं? पहला सवाल, द हेटेरोजाइगस फॉर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट आर नोन एज मोनो। क्या ये बात सही है? अब थोड़ा सा समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हेटेरोजाइगस फॉर द अल्टरनेट फॉर्म जैसे कि ये एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म है, ये टॉल है ये डॉर्फ है, इन दोनों के मिलने से एक हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी। और क्या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है? बिल्कुल, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या बोल रहा है? हेटेरोजाइगस फॉर द अल्टरनेट फॉर्म, इन दोनों के मिलने से हेटेरोजाइगस बना है। हेटेरोजाइगस फॉर द अल्टरनेट फॉर्म इज नोन एज मोनोहाइब्रिड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड देखो, सम वायरस एक्ट एज म्यूटाजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। क्या ये बात सही हो सकती है? बिल्कुल सही हो सकती है। जैसे कि ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस क्या करता है? आपकी सेल्स में जाके ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देता है, म्यूटेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। और ये एज अ म्यूटेजन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बायोलॉजिकल म्यूटाजन है। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? सही हो गई, है ना। आगे देखो, कलर ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसीज। क्या ये बात सही है? नहीं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? सेक्स लिंक्ड है, साथ ही साथ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे देखो, इन बर्ड्स फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक ZW व्हाइल द मेल्स आर होमोगैमेटिक ZZ। इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है कि फीमेल्स XX होती हैं और मेल्स क्या होते हैं? XY होते हैं। मतलब हेट्रोगैमेटिक कौन है? मेल्स हैं। इसका जस्ट अपोजिट किसमें होता है? बर्ड्स में देखने को मिलता है कि बर्ड्स में जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगैमेटिक है ZW, वही मेल्स क्या है? होमोगैमेटिक है ZZ, जैसे कि ह्यूमंस में फीमेल होती है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या है? सही है। चलिए बेटा अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए, लिंक्ड जीन्स आर ऑलवेज फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। लिंकेज की बात कर रहा है। अब जो लिंक्ड जीन है वो क्या अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे? एक ही क्रोमोसोम में होंगे, पास पास प्रेजेंट होंगे, तभी तो लिंकेज होगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई, गलत बात बोल रहा है। आगे देखो, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम इज 47। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इट इज ट्रू? नहीं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी? कंडीशन इसलिए है क्योंकि 44 प्लस एक्सो कंडीशन होती है टर्नर सिंड्रोम में, क्लिनफेल्टर में होती है 44 प्लस XXY। मतलब यहाँ पे 47 होंगे। अगर ये होता, क्लिनफेल्टर की बात कर रहा होता तो मैं बोल सकता था 47 है, पर क्योंकि किसकी बात कर रहा है? टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहा है। मतलब कि सही आंसर क्या होगा? फॉल्स। आगे देखो, अल्केनेप्टेरिया इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नहीं, ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इन अदर सेंस बोल सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मतलब ये भी फॉल्स हो गया, है ना। चलो लास्ट देखो, मॉर्गन कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला फॉर जीन मैपिंग। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। थॉमस एंड मॉर्गन ने जीन मैपिंग करने की कोशिश की थी और उनका टेस्ट सब्जेक्ट कौन था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है। ठीक है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने अभी तक कई सारे साइंटिस्ट को कवर किया, उनके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया, पर उनके टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर भी सवाल बने हैं, हमें उनको भी याद रखना पड़ेगा। ये बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वन वर्ड आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखो, व्हेन अ डोमिनेंट जीन डिप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर जीन व्हाट वी कॉल्ड इट। अब देखो यहाँ पे सही स्टेटमेंट होता है जीन की जगह पे एलील लिख देना। क्या जीन की जगह पे अगर एलील होता तो ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता था, एक करेक्ट वे में सवाल होता, पर सवाल आपको हमेशा कंफ्यूज करना चाहता है। वो आपसे इसीलिए जानना चाहता है कि बताओ डोमिनेंट जीन जो है वो जब किसी को सप्रेस कर रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस बोलते हैं। जवाब बहुत सही है पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ना। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे देखो, जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं मोनोहाइब्रिड का जनरली हमने कराया है, हमने पढ़ा भी मोनोहाइब्रिड का है, तो हमने देखा था कि 1:1 आया था, यही आया था ना। पर ये बोल रहा है कि भैया डाइहाइब्रिड का बना दो, कुछ नहीं करना है, जस्ट डबल कर दो। मतलब कि 1:1:1:1। ठीक है। अगर इन अदर टर्म में बोलना चाहो तो कोई से भी दो ले लो, कंडीशन ले लो, पर वो हेट्रो जाइगोस होनी चाहिए। क्या हेट्रो जाइगोस? जैसे मान लो ये ले लिया हमने और ये ले लिया,
इसका क्रॉस किससे कराना है हमें? इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, इसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो इसका क्रॉस आप जब निकालोगे तो इसका जब आप क्या देखोगे, रेशियो देखोगे तो वो 1:1:1:1 आएगा, है ना। आगे देखो, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ये बात आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। वो क्या होता है? 1:2:1 होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों याद होने चाहिए। वहीं पे डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो तो याद ही होना, है ना। आगे देखो, हु वाज डिस्कवरर ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम को किसने पहली बार डिस्कवर किया था? उन साइंटिस्ट का नाम था स्ट्रॉसबर्ग। क्या नाम था? स्ट्रॉसबर्ग। चलिए आगे देखो, नेम द क्रोमोसोम इन विच हैज नो सेंट्रोमियर। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है उसका नाम क्या होता है? ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक बोलते हैं। अगला सवाल देखो, राइट द अदर नेम ऑफ ब्लीडर डिसीज। ब्लीडर डिसीज का दूसरा नाम क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं इसको? हम हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। चलिए, इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है क्योंकि आपकी जो रॉयल ब्रिटेन की रॉयल फैमिली थी उसमें बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिला था एक टाइम पे, है ना। आगे देखो, नेम द क्रोमोसोम ऑफ सेल रेदर देन सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कि देखो, अगर क्रोमोसोम की बात करूं तो ये कंडीशन हो सकती है फीमेल के लिए और ये कंडीशन हो सकती है मेल के लिए, है ना। अब इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम और ये कहलाते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, और इन अदर वर्ड हम इन्हीं को एलोसोम भी कहते हैं। और सवाल ने क्या पूछा है? सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम होता है ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। चलिए आगे देखिए, बाय विच क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग? सिंपल सा आंसर है XY। अगर आपको वो सवाल याद होगा जिसमें हमने MCQ में देखा था कि वहां पे हमें एक ही क्रोमोसोम चूज करना था, इन दोनों में से एक, तो वहां पे हमने Y चूज किया था। पर ये हमसे यहाँ पे चॉइसिंग नहीं पूछा, तो हम XY पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इसका एक्सेप्शन कौन था? लिंकेज। और लिंकेज को डिस्कवर किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था बाय जीन मैपिंग, विद द हेल्प ऑफ जीन मैपिंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आगे देखो, नेम द सिंड्रोम इन विच XXY आर फाउंड। आपको याद होगा जब हमने 47 क्रोमोसोम वाला भी क्वेश्चन किया था, तो ये 47 क्रोमोसोम कब होता है? XXY कंडीशन में ही तो होता है। यहाँ पे अगर देखो तो 44 प्लस XXY कंडीशन होगी, हाँ। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लिनफेल्टर डिसीज बोलते हैं, फिल्टर्स डिसीज। एक बात और याद रखना, क्लिनफेल्टर डिसीज मेल में होती है। बेसिकली इसको क्या होना था? मेल होना था, पर उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, मतलब इसमें फीमेल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब कि फीमेल कैरेक्टर जैसे कि गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, रिड्यूस्ड टेस्टिस देखने को मिलेगा, और ये इनफर्टाइल होगा। ठीक है बेटा जी। तो ये थे सारे के सारे सवाल जो हमने जेनेटिक्स के पहले चैप्टर, जिसका क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर लिया। अब अपन जेनेटिक्स के दूसरे चैप्टर पर चलेंगे, जिसका क्या नाम है बेटा जी? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो चलो बेटा, अब अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या? आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ ईयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ ईयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए।